हे एवरीवन, वेलकम टू दी सेशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी ये यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट की सीरीज चली है 2026 के टारगेट को लेकर। ठीक है, तो हमारा ये आज फोर्थ मॉक टेस्ट है। इसमें हम जो है करंट अफेयर के, जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू उनको कवर करेंगे और इनके साथ ही हमारा जो आंसर होंगे उनके साथ जो भी ऑप्शंस होंगे उनको हम साथ में एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि आपको एक ही क्वेश्चन में पूरा एक टॉपिक से बहुत ही अच्छा पूरा कंटेंट मिल सकता है, यानी कि आपको नॉलेज यहाँ पर बढ़ने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि प्राय समाचारों में रहने वाले पद ओलिगार्की का सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है शासन की वह प्रणाली जिसमें सत्ता एक व्यक्ति या फिर एक राजा के पास होती है। दूसरा ऑप्शन है एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें व्यक्तियों का एक सीमित समूह सारी शक्ति और प्रभुत्व धारित करता है, यानी कि एक समूह होता है, ग्रुप, उसमें सारी शक्ति होती है पूरी सत्ता की। सी ऑप्शन है एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें जनता जनमत संग्रह के माध्यम से निर्णय लेने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। डी ऑप्शन है सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें नागरिक आवधिक चुनावों के माध्यम से अपने नेताओं का चुनाव करते हैं तथा कानून का शासन सर्वोच्च होता है। तो ओलिगार्की जो है उसके बारे में सही स्टेटमेंट बताना है कि ओलिगार्की का मतलब क्या होता है। तो इसमें जो ओ बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि व्यक्तियों का एक समूह होता है, ग्रुप, उनमें सत्ता की पूरी शक्ति और जो प्रभुत्व होता है उनके पास रहता है। ठीक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने विदाई में संबोधन में अमेरिका में ओलिगार्की अथवा कुलीन तंत्र के बढ़ते प्रभाव के प्रति आगाह किया, जहां पर अरबपतियों का एक छोटा सा समूह तीव्रता से सार्वजनिक नीति को आकार दे रहा है वहां पर। ठीक है, यहाँ अमेरिका की बात हो रही है। कुलीन तंत्र का अर्थ एक छोटे प्रभावशाली समूह के द्वारा संचालित सरकारी सत्ता से है। इसके अंतर्गत सत्ता का समान रूप से वितरण हो भी सकता है और नहीं भी, यानी कि सत्ता को बराबर बांटा भी जा सकता है और नहीं भी। ये लोकतंत्र से भिन्न है क्योंकि इसमें केवल कुछ ही व्यक्ति जो है वो सिर्फ निर्णय लेते हैं, यानी कि पूरे जितने भी, अब देखिए लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों के द्वारा जो चुने जाते हैं, यानी कि लोग खुद एक तरह से निर्णय लेकर उस व्यक्ति को चुनते हैं। लेकिन कुलीन तंत्र में क्या होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति सत्ता पर है, इसने कोई ग्रुप बनाया 5-6 लोगों का, सिर्फ यही सत्ता में रहने वाले और इनके द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। तो इसी तरह ओलिगार्की का अर्थ ये होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कभी कभी समाचारों में रहने वाला केप टाउन कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैव विविधता की रक्षा उद्देश्य से एक फ्रेमवर्क है। बी ऑप्शन है संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापार को विनियमित करने का वैश्विक समझौता। सी ऑप्शन है एक समुद्री एवं क्षेत्रीय विवादों से संबंधित सम्मेलन। डी ऑप्शन है विमानन उपकरणों से परिसंपत्ति आधारित वित्त पोषण एवं पड़े को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि। तो इसमें सी ऑप्शन है डी, यानी कि एक तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि दक्षिण अफ्रीका में 2001 में अपनाई गई केप टाउन संधि का नाम से इसको जाना जाता है। और इसके तहत ऋणदाता जो होते हैं, यानी कि जो कर्ज देने वाले होते हैं, जिसमें पट्टादाता उधारस्था और वित्त पोषक होते हैं, उनको विमान, इंजन, हेलीकॉप्टर जैसी उच्च मूल्य वाली जो मोबाइल परिसंपत्तियां उसके अधिग्रहण की अनुमति दी जाती है। इसकी प्रमुख विशेषता में मोबाइल उपकरणों से संबंधित हितों को दर्ज करने के लिए वैश्विक रजिस्ट्री की स्थापना के साथ साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करना, एक पंजीकृत लेन देन के दावों को प्राथमिकता देना होगा। भारत ने वर्ष 2008 में सीटीसी पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की, यानी कि इसको रेटिफाई नहीं किया भारत ने। इसलिए इस कन्वेंशन के प्रावधान भारत पर पूरी तरह से बाध्यकारी नहीं है। अमेरिका, चीन के बाद भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, यानी कि डोमेस्टिक एविएशन मार्केट भारत में है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भवन और अन्य स्वनिर्माण जो कर्मकार हैं, यानी कि नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 1996, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक तरह का विधायी ढांचा यानी कि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है जिसका उद्देश्य भवन, अन्य सनिर्माण कर्मकारों के अधिकार, कल्याण और कार्य स्थितियों की सुरक्षा करना। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों के अनुसार तैयार और
स्वास्थ्य पर ILO कन्वेंशन संख्या 167 के अनुरूप इसको आकार दिया गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहां पर नहीं बताना है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही है, यानी कि दोनों बिल्कुल सही है और उन्होंने नहीं पूछा था तो डी ऑप्शन होगा। भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 का उद्देश्य क्या? भारत में कोई भी अगर भवन निर्माण होता है, अन्य सन्निर्माण कर्मकार होते हैं, उनके अधिकार, कल्याण और कार्य स्थितियों की सुरक्षा करना, यानी कि कथन एक तो बिल्कुल सही है। इसके तहत इनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण संबंधी जो उपाय हैं उन पर ध्यान देना, रोजगार विनियमों को प्रतिबंध करना, ये सब कुछ शामिल है, जिससे जो कमजोर श्रम क्षेत्र में एक के रूप में इसमें बेहतर कार्य स्थितियां सुनिश्चित हो जाती हैं। ये अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है, यानी कि दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजकोषीय समेकन का तात्पर्य दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी वित्त के विवेकपूर्ण प्रबंधन से है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अधिनियम 2003, इसका उद्देश्य क्या है कि राजकोषीय घाटे को कम करना और राजकोषीय उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना और सरकार में वित्तीय समेकन स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है। मतलब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना ही एक और ना ही दो। तो इसमें सही ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो सी ऑप्शन, यानी कि दोनों ही बिल्कुल सही है। राजकोषीय समेकन का अर्थ क्या है कि दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता, लंबे समय के लिए आर्थिक स्थिरता बनी रहे, सरकारी वित्त के विवेकपूर्ण प्रबंधन करना। यह सरकारी राजस्व को व्यय के साथ संतुलित करने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य क्या है कि राजकोषीय घाटे को न्यूनतम करना, यानी कि कम करना, लोक ऋण को नियंत्रित करना, सतत आर्थिक विकास में सहायता होना करना, यानी कि सस्टेनेबल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें मदद मिले। अत्यधिक उधारी, सरकारी खर्च पर अंकुश लगाना, राजकोषीय समेकन से कीमतों को स्थिर रखने, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करके राजकोषीय उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना और सरकार में वित्तीय समेकन को स्थापित करना, यानी कि दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु जल संधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जल साझाकरण एक समझौता है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में वैश्विक जल अर्थशास्त्र आयोग के तत्वाधान में हस्ताक्षरित किया गया था। इससे भारत को ब्यास, रावी और चिनाब नदियों के अप्रतिबंधित उपयोग की अनुमति मिलती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। कथन सही बताना है। तो इसमें जो है कोई भी कथन सही नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो सिंधु जल समझौता हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच है और 1960 में विश्व बैंक के तत्वाधान में हस्ताक्षरित हुआ था, यानी कि ये विश्व बैंक की देखरेख में हुआ था, इसको साइन किए गए थे, वैश्विक जल अर्थशास्त्र आयोग के दौरान नहीं, यानी कि पहला कथन गलत हो जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? सिंधु नदी और इसकी 5 सहायक नदियां जिसमें सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब, इन नदियों का पानी जो है उन देशों के बीच बंटवारा करना, यानी कि पहला कथन सही नहीं है। यह संधि भारत को 3 पूर्वी नदियां जिसमें ब्यास, रावी और सतलुज के अप्रतिबंधित उपयोग की अनुमति देती है तथा 3 पश्चिम नदियां जिसमें चिनाब, सिंधु और झेलम को पाकिस्तान को बांटती है। साथ ही भारत को विशिष्ट परिस्थितियों में घरेलू, गैर उपभोग्य, कृषि, जल विद्युत परियोजना के लिए इन नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति भी देती है, यानी कि दूसरा कथन सही नहीं है। संधि ने दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की थी, जिसे संधि के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक बैठक करनी होती है, यानी कि हर साल एनुअली यहाँ पर मीटिंग होती है इनकी, जिसमें जो भी नदियों का पानी है उनको पूरी तरह से यानी कि संधि में जो भी उस समय पर शर्तें रखी गई थी उनको सही तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि के संदर्भ में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता का क्या अर्थ है, यानी कि कृषि के संदर्भ में बताना है ये। तो पहला है, ए ऑप्शन क्या है, यह फसल की उपज में प्रयुक्त कुल नाइट्रोजन का अनुपात है। दूसरा ऑप्शन, ये पौधों द्वारा अवशोषित नाइट्रोजन का वह प्रतिशत है जो कि क्लोरोफिल अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है, यह एक फसल चक्र के दौरान मृदा में बैक्टीरिया के द्वारा स्थिर की गई नाइट्रोजन की कुल मात्रा है। डी ऑप्शन, यह फसल की उपज और मृदा से अवशोषित या फिर बैक्टीरिया के द्वारा स्थिर किए गए नाइट्रोजन का एक अनुपात है। तो इसमें बताना है कि सही ऑप्शन इसमें कौन सा है। तो सही ऑप्शन है डी। तो नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, इसका यूज बायोमास उत्पादन के लिए प्रयुक्त या फिर स्थिर नाइट्रोजन का यूज करना और पादप की क्षमता का दक्षता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये फसल की उपज मृदा से अवशेषित बैक्टीरिया के द्वारा स्थिर किए गए नाइट्रोजन का एक अनुपात होता है जो इसे संधारणीय कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर बनाता है। खराब जो हमारा ये नाइट्रोजन उपयोग दक्षता है, खराब जो होगी नाइट्रोजन के अनुकूल उपयोग से है, जहां पर निक्षालन और वाष्पीकरण जैसी जो प्रक्रिया उसके माध्यम से इसकी महत्वपूर्ण मात्रा पर्यावरण में नष्ट हो जाती, जिसमें प्रदूषण होता है और उत्पादकता कम हो जाती है। पर्यावरणीय क्षति को न्यूनतम करते हुए फसल की उपज को बढ़ाने के लिए NUE इसमें सुधार किया जाना जरूरी है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्कन प्रायद्वीपीय जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। इसमें मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति के साथ आर्द्र मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वर्ष 2009 से बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। खैरी और देव नदियों के किनारे मगरमच्छ के पुनरुद्धार के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र उपयुक्त विशेषताओं द्वारा सबसे अच्छा वर्णित किया गया, यानी कि ये जो 4 विशेषताएं बताई गई हैं ये किसकी विशेषताएं हैं। तो पहला है कान्हा टाइगर रिजर्व, दूसरा ऑप्शन है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, तीसरा बांदीपुर टाइगर रिजर्व, चौथा है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। तो 4 ऑप्शन ये है, इसमें बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व दक्कन प्रायद्वीपीय में जैव भौगोलिक क्षेत्र में एक स्थित है। रिजर्व में मुख्य रूप से आर्द्र मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसमें उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन मिलते हैं। कभी कभी शुष्क पर्णपाती वन और घास के मैदान भी शामिल है। भारत के 7% जो फलदार पौधे हैं और 8% ऑर्किड प्रजातियां, ये उनका घर है। और बाघों के अलावा इस रिजर्व में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, जिसमें सांभर, चीतल, बार्किंग, इसके साथ ही डियर, गौर, माउस डियर, तेंदुए, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां, ये सब शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से प्रबंधन के प्रयासों से खैरी और देव नदियों के किनारे पाए जाने वाले मगर प्रजाति के मगरमच्छों की संख्या में सफलतापूर्वक वृद्धि की गई है। इसके पारिस्थितिकी महत्व के कारण सिमिलीपाल को वर्ष 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क के दौरान इसको नॉमिनेट किया गया है। इसके बाद ये यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। भारत का ये पहला 100% लैंड लॉर्ड मेजर पोर्ट है। ये एक बल्क कार्गो टर्मिनल से विकसित होकर देश का अग्रणी कंटेनर बंदरगाह बन गया। इसके तहत आंतरिक क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के क्रम में वचावन में एक सैटेलाइट बंदरगाह विकसित हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उपयुक्त विशेषताओं में सबसे बेहतर रूप से वर्णित है? मुंद्रा बंदरगाह, विशाखापत्तनम, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण, कोचीन बंदरगाह। तो सही ऑप्शन बताना है लैंड लॉर्ड 100% मेजर पोर्ट कौन सा है? सी ऑप्शन, यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और वर्ष 1989 में इसको शुरू किया गया था। भारत का पहला लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट है। इसमें पूरी तरह से लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल को अपनाया जा रहा है। कंटेनर टर्मिनल कैसा है? इसके तहत भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल, नहावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट सहित 5 कंटेनर टर्मिनल का संचालन किया जाता है।
इसके तहत कनेक्टिविटी, व्यापार दक्षता बढ़ाने में के क्रम में वधावन बंदरगाह पर सैटेलाइट बंदरगाह के साथ जालना वर्धा में शुष्क बंदरगाहों की योजना बनाई गई, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियन ग्रे वुल्फ के बारे में कौन सा कथन सही है? इंडियन ग्रे वुल्फ दक्षिण पश्चिम एशिया भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। यह मुख्यतः दिनचर है तथा दिन के समय में यह शिकार करता है। इंडियन ग्रे वुल्फ को IUCN के द्वारा लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में रखा गया और ठंडे तापमान वाले क्षेत्रों में यह पाया जाता है। कर्नाटक में बांकापुर भेड़िया अभ्यारण्य, महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य के बाद भारत का दूसरा संरक्षित क्षेत्र है जो पूरी तरह से भेड़ियों को समर्पित है। तो उपयुक्त दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही बताने हैं? पहला और चौथा, या फिर पहला दूसरा, पहला तीसरा और चौथा, या फिर दूसरा और तीसरा। तो इनमें कितने कथन सही हैं? तो इसमें ए ऑप्शन है, पहला और चौथा है, बिल्कुल सही है। इंडियन ग्रे वुल्फ के बारे में, ये दक्षिण पश्चिम एशिया भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, यानी कि पहला कथन बिल्कुल सही है। इंडियन ग्रे वुल्फ मुख्य रूप से रात्रिचर है, जो कि दिन के समय नहीं बल्कि सुबह, शाम से सुबह तक शिकार करता है, यानी कि कथन दूसरा सही नहीं है। इंडियन ग्रे वुल्फ को IUCN के द्वारा लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया, लेकिन यह ठंडे तापमान में नहीं बल्कि गर्म तापमान में उत्पन्न है, यानी कि तीसरा भी सही नहीं है। बंकापुर भेड़िया अभ्यारण्य जो कर्नाटक में, महुआ दनार भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के बाद भेड़िए के लिए समर्पित भारत का दूसरा संरक्षित क्षेत्र है, यानी कि चौथा कथन सही है। इसमें जो हमारा स्टेटमेंट पहला और चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन हमारी ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व उत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। इसके द्वारा मणिपुर, त्रिपुरा, असम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसके द्वारा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके नवगठित पूर्व उत्तर राज्यों के लिए राज्यसभा, लोकसभा में सीटें आवंटित की। उपयुक्त में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई नहीं? तो इसका जो है बी ऑप्शन है, सिर्फ दो ऑप्शन इसमें सही है। जो हम बात करते हैं पूर्व उत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971, उसमें केंद्र प्रशासित प्रदेशों से पूर्ण राज्यों के रूप में उन्नयन किया गया है तथा असम के स्वायत्त क्षेत्रों से एक राज्य के रूप में गठित किया गया, यानी कि पहला सही नहीं है। पूर्व उत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 ने मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पूर्व उत्तर राज्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के नए पूर्व उत्तर राज्य के लिए राज्य परिषद और लोकसभा में सीटें आवंटित की। विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया, यानी कि तीसरा कथन सही है और इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें अकशेरुकी के रूप में वर्गीकृत किया गया और इन्हें रोगाणुरोधी गुण होते हैं इनमें। ये विश्व भर में उथले जल के महासागरों में पाए जाते हैं। वे अपने जीवन काल में कई बार लिंग बदल सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कितने सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई नहीं? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी है सही, यानी कि तीनों ही सही है इसमें। ऑस्ट्रेडी परिवार से संबंधित सीप जो आप देखते होंगे अकशेरुकी है, जो कि समूहों, तलछट या फिर भित्तियों में रहते हैं। सीप के होमोलिम्फिक में पाए जाने वाले रोगाणुरोधी प्रोटीन और पेप्टाइड्स में हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता होती है, जो कि निमोनिया, टॉन्सिलिटिस और आम वाती बुखार जैसे बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी कि पहला कथन सही है। इन सर्वहारी जीवों की विशेषता उनके खुरदरे, चट्टान और सख्त खोल हैं, जो कि आमतौर पर अंडाकार या फिर नाशपाती के आकार के होते हैं। विश्व भर में उथले जल के महासागरों में पाए जाने वाले सीपों की कॉलोनियां विभिन्न समुद्री जीव जैसे समुद्री एनीमोन, बर्नाकल और मसल्स के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में काम करती हैं। दूसरा कथन भी सही है। सीपों को कीस्टोन प्रजाति माना जाता है क्योंकि वे अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा उनकी तलहटी और चट्टान अनेक समुद्री जीवन रूपों को सुरक्षित प्रदान करती हैं। सभी सीपें जीवन की शुरुआत नर के रूप में करती हैं, लेकिन सभी सीपें यहाँ पर लगभग 1 वर्ष के बाद स्थायी रूप से मादा में बदल जाती हैं। इसके अलावा सीप अपने जीवन काल में कई बार लिंग भी बदल सकते हैं, यानी कि तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों ARC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वित्तीय संस्था है जो कि बैंकों के शोध्य ऋण का क्रय करती है तथा ऋण या संबंधित परिसंपत्तियों की वसूली का प्रयास करती है। ARC की अवधारणा नरसिंहम समिति 2 के द्वारा पेश की गई थी। यह सारफसाई FAESI अधिनियम 2002 के तहत संचालित होता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिशा निर्देश का पालन करता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई नहीं? तो इसमें जो है तीनों ही ऑप्शन सही हैं। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां जो है यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एक विशेष प्रकार की वित्तीय संस्था है जो कि बैंक वित्तीय संसाधनों से गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का क्रय करता है, ऋण या उससे संबंधित प्रतिभूतियों को स्वयं वसूलने का प्रयास करता है, यानी कि पहला कथन सही है। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां NPA वह एक ऋण है जिसमें NPA के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब ऋण भुगतान 90 दिन के अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो गया है। कृषि के लिए यदि 2 फसल से मौसमों तक मूलधन या ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता तो ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ARC की अवधारणा जो है नरसिंह समिति 2 1998 के द्वारा पेश की गई थी और इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय अस्थियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 उसके तहत ARC की स्थापना की गई, यानी कि दूसरा कथन सही है। ARC कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत है और इसे सारफसाई अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भी पंजीकृत होना आवश्यक होता है। ये सारफसाई अधिनियम 2002 के तहत कार्य करता है और RBI के द्वारा दिशा निर्देशों का पालन करता है, यानी कि तीसरा कथन भी सही है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। भारत में इन्हें कूंज के नाम से जाना जाता है। ये मूल रूप से रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में इनका पहला अभ्यारण्य राजस्थान के खीचन में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उपयुक्त विशेषताओं के द्वारा सबसे अच्छे रूप में वर्णित होती है? ग्रेटर फ्लेमिंगो, भारतीय मोर, ऊपर हंस या फिर डोमाइसेल क्रेन? तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? डी ऑप्शन है, डोमाइसेल क्रेन। इसको भारत में कूंज या फिर कूंजा भी कहते हैं और मूल रूप से रूस के साइबेरिया में ये पाई जाती है। अत्यधिक ठंड से बचने के लिए सर्दियों के दौरान क्रेन भारत विशेष रूप से राजस्थान में आती है। राजस्थान में स्थित खीचन डोमाइसेल क्रेन के लिए यह समर्पित भारत का पहला रिजर्व है, जहां पर हर साल शीतकाल के दौरान 20 से 30 हजार क्रेन आते हैं। इस प्रजाति को अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के द्वारा सबसे कम चिंताजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में समाचारों में चर्चित एंटिटी लॉकर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वास्तविक समय दस्तावेज तक पहुंच और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित समाधान। बी ऑप्शन है, सार्वजनिक परिवहन कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन। सी ऑप्शन है, रोजगार और कैरियर परामर्श के लिए एक ऑनलाइन मंच। डी ऑप्शन है, आपूर्ति श्रृंखला रसद प्रबंधन के लिए एक उपकरण। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन सही है। एंटिटी लॉकर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत ये काम करता है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग ने एंटिटी लॉकर को डेवलपमेंट किया। ये प्लेटफॉर्म भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे प्रबंधन में सुधार करने व्यवसाय संगठन के दस्तावेज के सत्यापन के लिए डिजाइन किया गया। यह एक सुरक्षित क्लाउड आधारित समाधान है। बड़े संगठन, निगम, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, ट्रस्ट, स्टार्टअप सहित कई प्रकार की संस्था के लिए दस्तावेज का भंडारण करते हैं, साझाकरण और सत्यापन को और ज्यादा सरल बनाते हैं। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क GSTN, विदेश व्यापार महानिदेशालय और अन्य विनियामक संस्थान जैसी प्रणालियों के साथ एंटिटी लॉकर का सहज एकीकरण किया है और जो भी व्यवसाय है उनके महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करता है। सुरक्षित दस्तावेज प्रबंधन के लिए 10 GB एनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल हस्ताक्षर परिमाणीकरण,
आधार प्रमाणित भूमिका आधारित पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। प्रशासनिक ओवरहेड को कम करने के लिए भंडारण और सुरक्षा को समेकित करता है। दस्तावेज की प्रक्रिया में लगने वाले समय, इसके साथ ही परिचालन संबंधी जो बाधा है उसको भी कम करता है। एनटीटी लॉकर भारत के डिजिटल रूप से सक्षम सशक्त अर्थव्यवस्था के लक्ष्य का समर्थन करता है तथा बेहतर डिजिटल शासन व्यापार सुगमता के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करता है। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संत नरहरि तीर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने पूर्वी गंग राजवंश के राजाओं के प्रमुख सलाहकार के रूप में काम किया तथा मंदिर प्रबंधन के लिए एक संरचित प्रणाली स्थापित करने में भूमिका निभाई है। उन्हें कन्नड़ के कुछ प्रारंभिक देव वर्णमालाओं की रचना का श्रेय जाता है, जिससे उनके साहित्यिक योगदान का पर प्रकाश पड़ता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? तो इसमें जो है दोनों ही सही हैं। संत नरिहर तीर्थ जो है 1243 से लेकर 1333 के बीच इनका कार्यकाल रहा है। संत नरिहर तीर्थ माधव परंपरा के एक द्वैत दार्शनिक, बुद्धिजीवी, विद्वान, राजनेता और संत थे। आंध्र प्रदेश के चिकाकोलू यानी कि आज का जो श्रीकाकुलम एरिया है वहां के निवासी थे तथा उनका जन्म ओडिशा के गजपति साम्राज्य में एक कुलीन परिवार में हुआ था। पूर्वी गंग राजवंश में भूमिका 30 से अधिक वर्षों तक नरहरि तीर्थ ने पूर्वी गंग राजवंश के राजाओं की सहायता की। उन्होंने शासकों को सनातन धर्म का पालन करने में भी मदद की और मंदिरों के मामले में प्रबंधन के लिए कार्यकारी प्रणाली की स्थापना भी की थी। यानी कि पहला कथन सही है। उनके प्रयासों का जो विवरण है हमें सिंहचलम और श्री कुर्मम मंदिरों में जो शिलालेख है उसमें मिलता है। बौद्धिक विरासत की एक विलुप्त लेखक थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, हालांकि केवल उनकी 2 रचनाएं गीता भाष्य और भाव प्रकाशिका ही बची हुई हैं। कन्नड़ में प्रथम देववर्णम की रचना का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है, यानी कि दूसरा कथन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन शक्ति को 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान क्रियान्वित किया जा रहा है। संबल उप योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ अब दूसरी संतान यदि वह लड़की हो उसको भी मिलेगा। HEV महिला सशक्तिकरण केंद्र महिलाओं को केंद्रीय और राज्य योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर काम करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 4, 1, 3 और 4, दूसरा और चौथा, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा? चलो सही है। इसमें बताना है आपने कौन सा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। मिशन शक्ति महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक कार्यक्रम है। इसे 15वें वित्त आयोग यानी कि जो कि 2021 से लेकर 26 के बीच है उसकी अवधि के दौरान लागू किया जा रहा है। कथन पहला बिल्कुल सही। इसमें 2 उप योजनाएं शामिल है। कौन कौन सी? पहली संबल सुरक्षा और संरक्षण, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, BBBP का राष्ट्रव्यापी विस्तार, शिकायत निवारण के लिए नारी अदालत जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सामर्थ्य दूसरी इसकी विशेषता योजना है। सशक्तिकरण शक्ति सदनों, इसमें राहत और पुनर्वास गृह, सखी निवास और पालना यानी कि क्रच सुविधा माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाता है, यानी कि दूसरा कथन सही नहीं है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अब दूसरी संतान अगर लड़की हो उसके लिए सहायता प्रदान करती है, जिससे मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। दूसरा कथन, तीसरा कथन भी सही है। संकल्प इसमें HEW महिला सशक्तिकरण केंद्र महिलाओं के लिए केंद्रीय और राज्य योजनाओं तक पहुंच के लिए जिला स्तरीय एकल खिड़की तंत्र के रूप में काम करता है। चौथा कथन सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो UPSC का हमने मॉक टेस्ट किया। हमारा ये मॉक टेस्ट नंबर 4 था। तो मिलते हैं हम अपने 5th मॉक टेस्ट में यानी कि नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आपको इसके साथ ढेर सारा कंटेंट भी मिल गया होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस फिर से कर सकते हैं इस PDF को बार बार देखकर। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।